नमस्कार साथियों, आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आपको मेवाड़ राजवंश पढ़ा रहा था। उस मेवाड़ राजवंश में हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आधिपत्य कर लिया है। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज़र खां को चित्तौड़ का संरक्षक नियुक्त करता है और खुद आगे सिवाना अभियान के ऊपर चला जाता है। इसी समय जो खिज़र खां है वो भी 1311 तक तो चित्तौड़ में रहता है। फिर मालदेव सोनगढ़ा को संरक्षक नियुक्त कर वो दिल्ली चला जाता है। अपने मेवाड़ के सिसोदा गांव में रहने वाले राणा हम्मीर ने मालदेव सोनगढ़ा के पुत्र जयसिंह को पराजित करके, जिसे जैसा भी कहा गया है, उसे पराजित करके 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। राणा हम्मीर को कीर्ति सम प्रशस्ति और कुंभा द्वारा गीत गोविंद पर लिखी टीका रसिक प्रिया में विषम घाटी पंचानन बताया गया। उन राणा हम्मीर के बाद मेवाड़ के जो महाराणा बनते हैं वो बनते हैं महाराणा लाखा। तो आज अपन बात करेंगे मेवाड़ के महाराणा लाखा के बारे में। इनका मूल नाम लक्ष्य सिंह था। तो जो लक्ष्य सिंह है वो महाराणा लाखा के नाम से मेवाड़ के शासक बनते हैं। कोई भी शासक होता है, उस शासक की जो उन्नति का या उस साम्राज्य की जो उन्नति का जो एक सोर्स रहता है वो उसके संसाधन होते हैं। तो महाराणा लाखा मेवाड़ का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक बनता है। क्यों? क्योंकि इनके समय चांदी की खान निकली थी अपने जावर में। तो महाराणा लाखा के समय जावर ध्यान रखना है। जावर कहां पर है? उदयपुर के अंदर। जावर उदयपुर। इस जावर उदयपुर के अंदर लाखा के समय अपने मेवाड़ के अंदर चांदी की खान निकली। तो मेवाड़ में जो चांदी की खान है वो किसके समय? महाराणा लाखा के समय। कहां निकली? जावर उदयपुर के अंदर निकली। विद्वानों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत सरकार का जो कारखाना है वो देवारी उदयपुर में। अब जो जावर है, इस जावर में उत्खनन का जो कार्य करता है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है। तो जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो उत्खनन का कार्य करता है। तो कहां? जावर में भी। तो होता क्या है कि कोई भी जो खनिज होता है, जब उस खनिज का जो रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल निकाला जाता है उसको अपन कहते हैं अयस्क। अयस्क। तो एक ही अयस्क से शीशा भी निकलता है, जस्ता भी निकलता है और चांदी भी निकलती है। खनन किया, उस खनन में जो पत्थर निकला उसको क्या करेंगे? अपन पीसेंगे। फिर पीस के उसमें से धातुएं अलग अलग की जाएगी। इस चीज को कहा जाता है सीसा जस्ता सांद्रण केंद्र। सीसा जस्ता सांद्रण केंद्र। तो जो सीसा जस्ता सांद्रण केंद्र है इसको अपन जिंक स्मेल्टर भी कहते हैं। जिंक स्मेल्टर। तो जो जिंक स्मेल्टर है या सीसा जस्ता सांद्रण केंद्र है उसमें इस अयस्क से अलग अलग धातुएं निकाली जाती है। राजस्थान में चांदी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। तो चांदी उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो जो चांदी है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चांदी धातुओं में अगर अपन सरसों की बात करें तो सरसों और बाजरा। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना, उन क्वेश्चनों को मैं आपको ज्यादा फोकस करूंगा, जिससे जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे और आपका बिल्कुल 100% वो क्वेश्चन क्या हो जाए? सही हो जाए। तो भारत में प्रथम स्थान है सीसा जस्ता चांदी। तो जो चांदी, सरसों और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है?
पहला स्थान है। इसी तरह से सीसा जस्ता और चांदी का अयस्क जो है, इस अयस्क को कहा जाता है गेलेना। इसका नाम क्या है? गेलेना। तो क्वेश्चन पूछेंगे सीसा जस्ता और चांदी का अयस्क किस नाम से जाना जाता है? गेलेना के नाम से जाना जाता है। सीसा जस्ता या अपन चांदी की बात करें, सरसों और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। अब अपन सीसा जस्ता और चांदी की खानों की बात कर रहे हैं, तीनों एक ही अयस्क से प्राप्त होते हैं। तो पहली जो खान है वो है जावर उदयपुर में। ये एशिया की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है, एशिया की सबसे बड़ी। तो एशिया की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की जो खान है जावर में, और जावर में जो चांदी है वो कब से निकल रही है? महाराणा लाखा के समय इससे मेवाड़ की बहुत ही उन्नति होती है। दूसरी जो सीसा जस्ता और चांदी की खान है उसको अगर नाम लिखूं तो मैं वो है रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा, और ये रामपुरा आगुचा है अपने भीलवाड़ा के अंदर। अगर यहां है तो यहां पर एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता निकलता है। तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता कहां निकलता है? रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। तो सर्वाधिक या सबसे बड़ी एशिया की खान कौन सी है? जावर उदयपुर, जहां महाराणा लाखा के समय चांदी निकल रही है। रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, जहां एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता निकलता है। तीसरा है राजपुरा दरीबा, राजसमंद, राजपुरा दरीबा, और ये है अपने राजसमंद के अंदर। आप ये थोड़ा ध्यान रखना कि व्हाइट सिटी, मार्बल नगरी, सफेद नगरी राजसमंद को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने मार्बल है वो सर्वाधिक निकलता है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अपने मकराना में निकल रहा है। चौथी जो खान है वो है चौथ का बरवाड़ा। चौथ माता का मंदिर है इसलिए इसका नाम चौथ का बरवाड़ा पड़ा, और चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है कि जो खाने हैं, अपन बात करें सीसा जस्ता और चांदी को का एक ही अयस्क होता है जो गेलेना होता है। चांदी कहो दो, सीसा जस्ता कह दो। सरसों और बाजरे उत्पादन में राजस्थान में का भारत में पहला स्थान है। अब अपन बात कर रहे हैं वो है सीसा जस्ता सांद्रण केंद्र या जिंक स्मेल्टर। ब्रिटेन की सहायता से अपने यहां पर चंदेरिया के अंदर, चंदेरिया, और चंदेरिया है अपने चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। तो जो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है यहां पर किस देश की सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और ये जो जिंक स्मेल्टर है वो एशिया का सबसे बड़ा, बड़े एम का मतलब बड़ा, छोटे एम का मतलब छोटा। तो चंदेरिया चित्तौड़ में ब्रिटेन की सहायता से एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर स्थापित किया गया है। एचएमटी का कारखाना, अपने एचएमटी का कारखाना है अजमेर के अंदर। एचएमटी का कारखाना, एचएमटी कहां पर है? अजमेर के अंदर। और एचएमटी का कारखाना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से, चेकोस्लोवाकिया। तो एचएमटी का कारखाना अजमेर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर भारत सरकार का उपक्रम। सांबर साल्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम, सांबर जयपुर के अंदर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू भारत सरकार का उपक्रम। इसी तरह से हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर के अंदर भारत सरकार का उपक्रम। भारत सरकार जो है वो पैसा लगाती है, वो इन्वेस्ट करती है, उसे भारत सरकार के उपक्रम कहते हैं, केंद्रीय कारखाने कहते हैं। तो केंद्रीय कारखानों में एचएमटी का कारखाना भी केंद्रीय कारखाना है जो अजमेर में लगाया गया है और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है। इस तरह से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में भारत सरकार का उपक्रम, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में भारत सरकार का उपक्रम, सांबर साल्ट लिमिटेड जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का उपक्रम है, सांबर जयपुर में भारत सरकार का उपक्रम। एक है एनएफसीआई नेशनल
फर्टिलाइजर केमिकल इंडस्ट्री, यूरिया खाद का कारखाना है एनएफसीआई, नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल इंडस्ट्री कपासन चित्तौड़ के अंदर भारत सरकार का क्या है उपक्रम है, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशन। इस तरह से अपन बात कर रहे हैं तो ये जो कारखाने हैं तो उसमें मैंने एचएमटी का कारखाना, तो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से एचएमटी का कारखाना है और ब्रिटेन की सहायता से चंदेरिया जिंक स्मेल्टर बना है। एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है उसका नाम है सूरतगढ़ कृषि फार्म, और सूरतगढ़ कृषि फार्म है श्री गंगानगर में। तो श्री गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तो ये कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में। ये सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित है। तो सूरतगढ़ कृषि फार्म जो श्री गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, आधुनिक यंत्रों का जो तीर्थ कहा जाता है इसे, ये रूस की सहायता से। एचएमटी का कारखाना जो अजमेर में है वो चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से, और अपने चंदेरिया चित्तौड़ के अंदर जिंक स्मेल्टर ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। दूसरा जो जिंक स्मेल्टर है वो है देबारी, और देबारी है अपने उदयपुर के अंदर, देबारी उदयपुर। अब तक ये पीस के उसको निकालते थे, अब क्या करेंगे उस अयस्क में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल डालेंगे और उस पद्धति से क्या करेंगे ये धातुओं को अलग अलग करेंगे, उस धातुओं का सांद्रण करेंगे। तो इसके लिए जो क्वेश्चन बनता है वो है कि सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित जिंक स्मेल्टर कपासन चित्तौड़ में, कपासन, और कपासन है अपने चित्तौड़गढ़। तो कपासन चित्तौड़ में क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित जिंक स्मेल्टर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित जो जिंक स्मेल्टर है वो कहां पर है? तो कपासन चित्तौड़ के अंदर है। देबारी उदयपुर में भी जिंक स्मेल्टर है, और ब्रिटेन के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़ में लगाया गया है। सीसा और जस्ता चांदी का इसका गैलेना कहलाता है। भारत में चांदी, सरसों, बाजरा, सीसा, जस्ता उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। देखो दो ऐसे धातुएं हैं, एक है जास्पार और एक है वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। तो जास्पार और वोलेस्टोनाइट ये दो ऐसे खनिज है जो 100% केवल अपने राजस्थान में होते हैं। मेरे को लाखा पढ़ा रहा हूं, मगर यहां अगर चांदी की बात आई है तो इससे कुछ जुड़ी हुई चीजें मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं जिससे आपके माइंड में रहे, और जब आप इन चीजों को भी पढ़े तो अपने को ऐसा नहीं लगा कि यार इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट होती है। तो सीसा, जस्ता और चांदी उत्पादन में भारत का में पहला स्थान राजस्थान का, सरसों और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। जास्पर और वोलेस्टोनाइट जो खनिज है इसमें तो 100% केवल ये अपने राजस्थान में होता है। जावर उदयपुर में एशिया की सबसे बड़ी खान है जिंक, सीसा, जस्ता और चांदी की। रामपुर, आगुचा, भीलवाड़ा में सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता मिलता है। राजपुरा, दरिबा, राजसमंद, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर सीसा जस्ता की खाने हैं। सीसा जस्ता सांद्रण केंद्र जिन्हें अपन जिंक स्मेल्टर कहते हैं, चंदेरिया चित्तौड़ के अंदर ब्रिटेन की सहायता से एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर लगाया गया है। देबारी उदयपुर में जिंक स्मेल्टर है, और सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित जिंक स्मेल्टर कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इस तरह से एचएमटी का कारखाना अजमेर में चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है। सूरतगढ़ कृषि फार्म श्री गंगानगर में सोवियत संघ रूस की सहायता स्थापित किया गया है। जास्पर और वोलेस्टोनाइट में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, और 100% ये इसका उत्पादन अपने राजस्थान में होता है। तो महाराणा लाखा के समय की मैंने सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको बताई है कि महाराणा लाखा के समय जावर क्षेत्र में चांदी की खान निकली है, इससे मेवाड़ की क्या होती है? बहुत ही उन्नति होती है। अपन बात कर रहे हैं महाराणा लाखा की, तो जो लक्ष्य सिंह महाराणा लाखा के नाम से शासक बनता है, इन महाराणा लाखा के समय जावर सेक्टर के अंदर चांदी की खान निकलती है और उससे मेवाड़ की बहुत उन्नति होती है। मेवाड़ क्या होता है? पावरफुल होता है। महाराणा
जो लाखा है, इस लाखा के समय की एक और घटना है कि एक बंजारा है जिसका नाम है पिच्छू। पिच्छू, और पिच्छू क्या है? बंजारा। ये जो बंजारे होते हैं, ये बंजारे क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। घुमंतु जनजाति है, तो ये घुमंतु जो लोग होते हैं वो बंजारे होते हैं। तो पिच्छू बंजारा था। इस पिच्छू बंजारे ने, कहते हैं कि अपने एक बैल की स्मृति में, बैल की स्मृति में एक झील बनाई, और उस झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में, तो महाराणा लाखा के समय 14वीं जो शताब्दी है, इस 14वीं शताब्दी में पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया। पिछोला झील, तो पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और पिछोला झील का निर्माण किसने कराया? पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में कराया, और 14वीं शताब्दी में कराया, महाराणा लाखा के समय कराया। और पिछोला झील अपने उदयपुर, उदयपुर को झीलों का की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को लेक सिटी कहते हैं। उदयपुर को माउंटेन और फाउंटेन का शहर कहा जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। उदयपुर अरावली की तस्वीरनुमा पहाड़ियों से घिरा होने के कारण उदयपुर को गिरवा भी कहा जाता है। और प्राचीन समय में उदयपुर सीवी जनपद की राजधानी थी, इसलिए उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी। तो उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी, ज्योग्राफी में इसे गिरवा कहा जाता है। अरावली की तस्वीरनुमा पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। झीलों की नगरी कहा जाता है। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इसे माउंटेन और फाउंटेन का शहर भी उदयपुर को कहा जाता है। तो उदयपुर के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो पिछोला झील है, ये महाराणा लाखा के समय बनी है। उदयपुर की जैसे तस्वीरनुमा पहाड़ियां है, तो इस तरह से पीछे अरावली की पहाड़ियां हैं, और इधर पिछोला झील है, और इस साइड में फतेह सागर झील है। फतेह सागर झील, जैसे यहाँ उदयपुर शहर बसा हुआ है और पीछे वो क्या है? झीलें हैं। तो पिछोला झील उदयपुर और फतेह सागर झील भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर। एक झील है जिसका नाम है स्वरूप सागर झील। ये जो स्वरूप सागर झील है, इस स्वरूप सागर झील की जो मुख्य विशेषता है कि इस स्वरूप सागर झील को इस तरह से एक नहर बनाकर पिछोला में जोड़ दिया, और इस तरह से एक नहर बनाकर फतेह सागर में जोड़ दिया। इससे हुआ क्या है कि अगर पिछोला झील भरेगी तो पानी बह के फतेह सागर में चला जाएगा, फतेह सागर भरेगी तो पानी बह के स्वरूप सागर से पिछोला झील में। तो पिछोला झील और फतेह सागर झील को किस नहर द्वारा या किस योजना द्वारा जोड़ा गया? स्वरूप सागर झील के द्वारा, या स्वरूप सागर इसे नहर नाम दे दिया। इसके द्वारा दोनों झीलों को क्या किया है? आपस में जोड़ा गया है। अगर अपन पिछोला झील की बात करें तो 14वीं शताब्दी में पिच्छू नामक बंजारे ने इसका निर्माण कराया था। मगर जो फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जो जय सिंह थे, जिन्होंने जयसमंद झील का निर्माण कराया। मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण कराया था 1687 से 1691 के मध्य। उन जय सिंह ने ही इस फतेह सागर झील का निर्माण देवाली तालाब के नाम से कराया था। देवाली तालाब के नाम से कराया था। फिर कालांतर के अंदर मेवाड़ के महाराणा हुए हैं जिनका नाम है फतेह सिंह, और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करा के इसका नाम क्या रखा? फतेह सागर रखा। फतेह सिंह ने ही इस झील के किनारे बहुत ही सुंदर एक पाल बनाई थी, और इस पाल का जो उद्घाटन है वो ड्यूक ऑफ कनॉट यानी कि ब्रिटेन का जो राजकुमार है उन्होंने कराया था, इसलिए इस पाल का नाम कनॉट पाल रखा गया है। कनॉट पाल कहा जाता है फतेह सागर झील की पाल को। पिछोला जो झील है, इस पिछोला जो झील है, तो यहाँ पिछोला झील की जो पाल है, इस पिछोला झील की पाल के ऊपर कालांतर के अंदर अपने मेवाड़ के महाराणा
उदय सिंह ने बहुत ही सुंदर सिटी पैलेस या उदयपुर का जो राजमहल है, या उदयपुर का जो सिटी पैलेस है, ये सिटी पैलेस किस झील के किनारे के ऊपर है? तो पिछोला झील के किनारे पर। और इसका निर्माता कौन है? तो उदय सिंह। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की और इस झील के किनारे उदयपुर का भव्य राजमहल बनाया। इस पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील के ऐसे परंपराएं हैं, किंवदंती है कि एक नटनी थी और वो नटनी ने इस पिछोला झील को रस्सी से पार करने की योजना बनाई। महाराणा ने उसे आधा मेवाड़, अगर वो पार कर जाती है रस्सी के ऊपर, तो आधा मेवाड़ उस नटनी को देने के का जो ऐलान करा दिया। कहते हैं कि वो नटनी उस झील को, आधी झील को पार कर चुकी थी। फिर कहते हैं कि उसके जो बच्चा है, उस बच्चे को पकड़ लिया गया, उसे डराया गया, बच्चा रोया, नटनी का ध्यान भंग हुआ और नटनी उसके अंदर क्या हो गई? झील में गिर गई और मारी गई। इस तरह की बात है। तो उसका एक चबूतरा इस किनारे बना हुआ है, तो उस चबूतरे को किस नाम से जाना जाता है? नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। फिर यहां पर इस एरिया के अंदर यहाँ पर एक छोटा तालाब है जो नहाने धोने के, इसलिए इसे दूध तलई के नाम से जाना जाता है। दूध तलई। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पिछोला झील 14वीं शताब्दी में पिछू नामक बंजारे ने बेल की स्मृति में महाराणा लाखा के समय कराए। इसी पिछोला झील के किनारे के ऊपर उदयपुर का जो राजमहल है, सिटी पैलेस, उदय सिंह ने 1559 में बसाया था। यहीं पे नटनी का चबूतरा है और यहीं पर क्या है? दूध तलई स्थित है। पिछोला झील और फतेह सागर झील को स्वरूप सागर नहर या झील द्वारा जोड़ा गया है। फतेह सागर झील जय सिंह ने देवली तालाब के नाम से और फिर फतेह सिंह ने इसे फतेह सागर नाम दिया। इस झील की जो पाल है वो ड्यूक ऑफ कनौट या ब्रिटेन के राजकुमार कनौट द्वारा रखी गई, इसलिए इसको कनौट पाल के नाम से भी जाना जाता है। इस पिछोला झील के मध्य में देखो, इधर से एक नदी है जिसका नाम है सिसारमा और एक जो नदी है इसका नाम है बूजड़ा। तो पिछोला झील में कौन कौन सी नदियां अपना जल लाती है? बूजड़ा और सिसारमा। और एक यहाँ पर एक गांव भी है, इस गांव का नाम है पिछोली। पिछोली गांव। तो कहते हैं कि इस पिछोली गांव के कारण भी इसका नाम पड़ा है। तो पिछोली गांव है, नटनी का चबूतरा, दूध तलई, राजमहल, सिसारमा, बूजड़ा नदियां इसमें लाती है। स्वरूप सागर नहर द्वारा फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। बेसिक जानकारी है, महत्वपूर्ण है और इस समय है, इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। यहां पर क्या होता है कि दो यहां पर टापू है पिछोला झील में। इस तरह से फतेह सागर झील में भी दो टापू है। फतेह सागर झील में एक टापू पर सौर वेद्यशाला बनी है। सौर वेद्यशाला, अहमदाबाद सौर वेद्यशाला, भारतीय सौर वेद्यशाला का मुख्यालय है अहमदाबाद में। अहमदाबाद सौर वेद्यशाला द्वारा 1975 के अंदर यहां पर सौर वेद्यशाला स्थापित की गई है। और एक टापू पर नेहरू उद्यान बना है। नेहरू उद्यान बना है। तो फतेह सागर झील के मध्य दो टापू है, एक के ऊपर नेहरू उद्यान और एक के ऊपर सौर वेद्यशाला। पिछोला झील के मध्य में जो दो टापू है, उनमें जो एक टापू है, इस एक टापू में गोल महल बनाकर कर्ण सिंह, महाराणा प्रताप का जो लड़के हैं अमर सिंह, जो मुगलों से संधि करेंगे 1615 में जहांगीर के साथ में संधि करेंगे, उनका लड़का जो कर्ण सिंह है, वो कर्ण सिंह गोल महल बनाकर इसका निर्माण कार्य शुरू करता है और इसको कहते हैं जग मंदिर। एक जग मंदिर अपने पिछोला झील में है और एक जग मंदिर किशोर सागर कोटा के अंदर है। तो जग मंदिर किशोर सागर कोटा में भी है और जग मंदिर अपने पिछोला झील के मध्य में भी। तो जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करता है कर्ण सिंह, गोल महल बनाकर निर्माण कार्य शुरू करता है। मेवाड़ मुगल संधि होती है 1615 में, तब
शर्त होती है कि मेवाड़ का महाराणा कभी शाही दरबार में उपस्थित नहीं होगा और मेवाड़ का जो ज्येष्ठ कुंवर है वही शाही दरबार में उपस्थित होगा। तो जो मेवाड़ का ज्येष्ठ कुंवर है वो उस समय कर्ण सिंह था, क्योंकि अमर सिंह ने संधि की थी, और जहांगीर का जो लड़का है वो जो शाहजहां है, वो शाहजहां इस कर्ण सिंह को लेकर दिल्ली जाता है। इसलिए कर्ण सिंह और शाहजहां के मध्य में क्या होती है, दोस्ती। जब शाहजहां का विद्रोह काल का समय होता है, और शाहजहां जब गुजरात अभियान के ऊपर जाता है, तब वो कर्ण सिंह जो उसका दोस्त है इससे मिलता है और यही गोल महल के अंदर ये क्या करता है, ठहरता है। तो शाहजहां गुजरात अभियान और अपने विद्रोह काल में इस गोल महल जग मंदिर में ठहरा था, और यहीं से शाहजहां ने ताजमहल बनाने की प्रेरणा ली थी। तो शाहजहां ने ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा है वो जग मंदिर स्थित गोल महल में रह कर लेती है। फिर इसके बाद में अपने आते हैं जगत सिंह प्रथम। तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम बनते हैं, तब वो क्या करते हैं, इसके अंदर एक जनाना महल बनाते हैं। तो जनाना महल बनाकर जग मंदिर का काम कौन पूरा करते हैं, जगत सिंह प्रथम। पिछोला झील के मध्य में जो एक टापू है उस पे गोल महल बनाकर कर्ण सिंह पिछोला जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करता है। यहीं पर अपने विद्रोह काल और गुजरात अभियान के दौरान शाहजहां ठहरता है, और यहीं से शाहजहां ने ताजमहल बनाने की प्रेरणा ली थी। फिर जगत सिंह प्रथम जनाना महल बनाकर इस जग मंदिर का काम क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। फिर इसमें एक दूसरा जो टापू है, इसका जो नाम है वो है जगनिवास महल। जगनिवास महल। तो जगनिवास महल दूसरे टापू पर है, इसका निर्माण कराएंगे जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय। तो जगनिवास महल जगत सिंह द्वितीय क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। तो ये पिछोला झील के मध्य में दो टापू है, जबकि फतेह सागर के मध्य में दो टापू है, जिसमें एक के ऊपर तो नेहरू उद्यान है और एक के ऊपर क्या है, सौर वेधशाला बनी हुई है। अब थोड़ा सा यहां देखिए कि इस साइड में भी एक पहाड़ी है और इस साइड में भी एक पहाड़ी है। तो इस साइड की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर का नाम है करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर। तो आपसे ये जो मगरा है ना, ये मछली जैसा है, इसलिए इसे माछला मगरा कहते हैं। तो माछला मगरा कहां पर है, माछला मगरा पिछोला झील के किनारे के ऊपर उदयपुर में है, जहां पर करणी माता का मंदिर है। ये मनसापूर्ण करणी माता कहलाती है। एक करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जिन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता है। एक करणी माता का मंदिर पिछोला झील के किनारे के ऊपर है, और ये जो पिछोला झील के किनारे के ऊपर करणी माता का मंदिर है, तो इसके पास में यहां अगर अपन देखें तो यहां पर जैसे पास में एक गार्डन बना हुआ है। इस गार्डन का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय पार्क है यहां पर। इस पार्क से यहां तक रोपवे बना हुआ है। रोपवे इस तरह से पालकियां होती है, और रस्सी बांधकर उन पालकियों की सहायता से आने जाने का क्या बनता है, रास्ता बनता है। तो इस तरह का जो रोपवे है वो करणी माता उदयपुर में माछला मगरा पर है, जो दीनदयाल पार्क से मनसापूर्ण करणी माता के यहां जाता है। राजस्थान में अगर अपन ऐसे रोपवे की बात करें, तो राजस्थान का जो पहला रोपवे है, राजस्थान का पहला रोपवे सुंडा माता जालोर। इसलिए राजस्थान का जो सबसे लंबा रोपवे है, रोप का मतलब रस्सी होता है, और रस्सी के ऊपर रस्सा जिसे अपन उड़न खटोले भी कहते हैं, तो सबसे लंबा 800 मीटर जो रोपवे है वर्तमान में वो सुंडा माता जालोर के अंदर है। राजस्थान का जो दूसरा रोपवे है वो है करणी माता उदयपुर। करणी माता उदयपुर में माछला मगरा, ये
दीनदयाल पार्क से उड़न खटोलों में बैठ के अपन मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर देशमुख बीकानेर में चूहों वाली देवी, यह है मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर के मासलामगढ़ पर दूसरा रोपवे। राजस्थान का तीसरा जो रोपवे है वो है सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी पर्वत पुष्कर अजमेर के अंदर, वो राजस्थान का तीसरा रोपवे है। अगर अपन राजस्थान के अन्य जो रोपवे की बात करें तो 2 हनुमान जी के रोपवे पहले है और 2 माता जी के रोपवे उसके बाद में। 2 हनुमान जी के रोपवे में मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान का जो चौथा रोपवे है वो है सामोद वीर हनुमान का मंदिर सामोद जयपुर के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले सामोद की हवेली कहां है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा जयपुर के अंदर है। तो वीर हनुमान का मंदिर सामोद जयपुर राजस्थान का चौथा रोपवे। खोले के बालाजी है जयपुर शहर में ही आमेर के रास्ते पर। तो खोले के बालाजी जयपुर राजस्थान का 5वां रोपवे है। राजस्थान के अंदर फिर अब 2 माताजी बसते हैं, तो 2 माताजियों में छठा जो रोपवे है वो है नीमच माता। और नीमच माता इस फतेह सागर झील के किनारे के ऊपर यहां पर जो मंदिर बना हुआ है ये मंदिर है नीमच माता का, नीमच माता। तो नीमच माता का मंदिर फतेह सागर झील के किनारे के ऊपर बना हुआ है और यहीं पर राजस्थान का छठा रोपवे बना हुआ है। राजस्थान का पहला रोपवे सुंडा माता जालोर, दूसरा रोपवे करणी माता उदयपुर, तीसरा रोपवे सावित्री माता पुष्कर अजमेर, चौथा रोपवे वीर हनुमान मंदिर सामोद जयपुर, 5वां रोपवे खोले के हनुमान जी जयपुर, राजस्थान का छठा रोपवे नीमच माता उदयपुर फतेह सागर झील के किनारे पर। और राजस्थान का जो 7वां रोपवे है वो राजस्थान का 7वां रोपवे है जीण माता का मंदिर रेवासा की पहाड़ियां काजल सीकर के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर सबसे जो लंबा है वो रोपवे प्रस्तावित है जयगढ़ नाहरगढ़ और आमेर के बीच में। तो जयगढ़ नाहरगढ़ और आमेर को जोड़ने वाला 6.5 किलोमीटर लंबा जो अपना रोपवे प्रस्तावित है वो जयपुर के अंदर प्रस्तावित है, जो आने वाले समय में राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे बनेगा। तो नीमच माता का जो मंदिर है ये उदयपुर के अंदर है और किस झील के किनारे पर है, फतेह सागर झील के किनारे के ऊपर। इस फतेह सागर झील के नीचे यहां पर एक गार्डन बना हुआ है जिसको कहते हैं अपन सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी। तो जो सहेलियों की बाड़ी है ये फतेह सागर झील के नीचे पेटे में बनी है। तो इस सहेलियों की बाड़ी में यहाँ पर जो फंवारे लगे हैं उन फंवारों को इस टाइप से लगाया गया है कि फतेह सागर झील में जब पानी बढ़ता है तब तो यहाँ पर फंवारे ऑटोमेटिक चलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण से संचालित जो फंवारे हैं वो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर है। संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था और रानियों के घूमने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं कि महाराणा लाखा के समय पिच्छू नामक बंजारे ने 14वीं शताब्दी के अंदर क्या किया था, तो एक झील का निर्माण कराया था जिसको अपन किस नाम से पुकारते हैं, पिछोला झील के नाम से पुकारते हैं अपन। थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए ये मैंने बताया है। आगे अपन बात करेंगे और वो बात कर रहे हैं कि महाराणा जो लाखा है, इन महाराणा लाखा के समय बूंदी का जो क्षेत्र है वो बूंदी का क्षेत्र भी बहुत पावरफुल हो गया और बूंदी के अंदर 1352 ईस्वी के अंदर जो समय है उस समय बूंदी का जो शासक है वो और महाराणा कुंभा के मध्य पहले तो प्रेम था मगर धीरे धीरे इनके मध्य में क्या होती है, वैमनस्यता शुरू होती है। अलग अलग किंवदंतियां हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि महाराणा लाखा की शादी हुई थी और महाराणा लाखा की शादी में इनकी जो पत्नी थी उस पत्नी ने कहा कि मेरे को तो मेरे बूंदी की बहुत याद आती है, जो तेरे को इस चित्तौड़ के अंदर क्या कमी है, इतनी शानो शौकत है और तो तेरे को बूंदी की याद आ रही है। तो वो जो रानी कहती है कि हमारा जो तारागढ़ है उसके जैसी जो शान है
उसका जैसा जो आनंद है, वहां रहने का जो मजा है, वो मेरे को इस चित्तौड़ में नहीं आ रहा है। तो महाराणा लाखा ने इस चीज को बुरा समझा और कहते हैं कि इसने कहा कि मैं तेरे बूंदी को क्या कर दूंगा, किले को ही नेस्तो नाबूद कर दूंगा, और मैं नेस्तो नाबूद करूंगा तब ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा और बूंदी के किले को जीतूंगा, तब ही मैं खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा। इस तरह की जो बातें हैं वो महाराणा लाखा कहता है। किसके लिए कहता है? तो ये बात किसके लिए होती है? ये बात होती है तारागढ़ के लिए। और तारागढ़ कहां पर? अपने बूंदी के अंदर। तारागढ़ जो बूंदी है, इस तारागढ़ बूंदी को कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़े के सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ बताया, और यहाँ के जो राजमहल है, यहाँ के जो प्रासाद है, उनको बहुत ही भव्य बताया कर्नल जेम्स टोड ने। इसे उपनाम है इसका महलों का परिसर। महलों का परिसर, तो उपनाम है इसका महलों का परिसर। तो महलों का परिसर तारागढ़ बूंदी को कहा जाता है। ये जो तारागढ़ बूंदी है, ये इस तरह से जो मान लो कि ये जैसे पहाड़ी है और यहां पर बूंदी शहर बसा हुआ है, और यहां इस तरह से बीच में ये तारागढ़ का किला है। तो यहां से जब इसकी जो बत्तियां ये जलती है, मसाले जलते थे उस समय, तो यहां जो बूंदी शहर के लोग जब इसे देखते थे तो यहाँ की झिलमिल जो रोशनी है वो तारों के समान दिखाई देती थी। ये रोशनी तारों के समान दिखाई देने के कारण बूंदी के किले का नाम क्या पड़ा है? तारागढ़ पड़ा है। एक अपने जो अजय मेरु दुर्ग है, अजय मेरु दुर्ग, अजय मेरु दुर्ग अपने अजमेर के अंदर है, जिसको बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गढ़ बीठली कहा गया। तो गढ़ बीठली यह अजय मेरु दुर्ग अजमेर में है। मेवाड़ कहा? एक होता है कुंवर पृथ्वीराज, मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज। तो जो मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज है, इन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर कुछ महल बनाए, और इस अजय मेरु दुर्ग और गढ़ बीठली का नाम क्या रख दिया इन्होंने? तारागढ़। तो राजस्थान में एक तारागढ़ अजमेर के अंदर है। अजय मेरु दुर्ग और गढ़ बीठली ये अजयराज ने बनाए थे, और उसके बाद में जो कुंवर पृथ्वीराज है, इसने अपनी, ये मेवाड़ का राजकुमार है कुंवर पृथ्वीराज, जो अपने तेज धावक क्षमता के कारण इसे उड़ना राजकुमार कहा गया है। और यही अपनी पत्नी, जब मेवाड़ का, अपने अजमेर का सूबेदार होता है मेवाड़ की तरफ से, तब कुंवर पृथ्वीराज अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर कुछ महल आदि बनाकर इस अजय मेरु दुर्ग और गढ़ बीठली का नाम तारागढ़ रख देता है। मगर रात में तारों के समान दिखाई देने के कारण बूंदी का जो किला है, इसे अपन तारागढ़ कहते हैं। बहुत ही भव्य आलीशान महल होने के कारण इसे महलों का परिसर कहा जाता है। कहते हैं कि जो रुडयार्ड किपलिंग है, उस रुडयार्ड किपलिंग ने यहां इन महलों के लिए कहा था कि ये तो भूत और प्रेत ही बना सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ के महलों को रजवाड़े के सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ बताया था। तो यहाँ इतने सुंदर सुंदर जो महल होने के कारण लाखा की जो पत्नी है, ये बार बार कहती है कि मेरे को तो तारागढ़ पसंद है, तारागढ़ पसंद है। तो लाखा प्रण लेता है कि तेरे इस तारागढ़ को मैं जीतूंगा, तारागढ़ को बिल्कुल धराशायी कर दूंगा, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा लेने के कारण अब मेवाड़ के राजपूत सरदार इस कुंभा को, इस लाखा को समझाते हैं कि लाखा जी, आपने ये प्रण ले लिया, मगर ये बूंदी और अपने मेवाड़ के लिए बहुत ही खराब है। क्यों ये आपके प्रण के कारण इतनी वैमनस्यता फैले, इतना खून कच्चर हो, इतनी लड़ाइयां हो? तो फिर एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। सॉल्यूशन होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ऊपर एक रास्ता निकाला जाता है, और एक नकली तारागढ़ बनाकर कि आप अपनी मेवाड़ की सेना इस नकली तारागढ़ को जीत लेंगे। तारागढ़ को अगर जीत लेंगे तो प्रण पूरा हो जाएगा। इसकी योजना बनाई और एक नकली तारागढ़ बनाया गया। नकली तारागढ़ बनाया गया। जब इस तरह की बात मेवाड़ के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका संबंध हाड़ौती या बूंदी से था, और इस तरह की जानकारी बूंदी के हाड़ा शासकों को भी जब हुई, तब उन्होंने उस नकली
जो तारागढ़ है, उस नकली तारागढ़ को बचाने के लिए भी जो युद्ध किया है, उस युद्ध के अंदर वीर गति को जो प्राप्त होते हैं, उनमें एक प्रसिद्ध नाम होता है कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा ये एक प्रसिद्ध नाम है जो नकली दुर्ग को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनकी जो पूरी की पूरी जो एक बटालियन होती है, एक टुकड़ी होती है, वो इस युद्ध में शहीद होती है। होता ऐसा है कि जो महाराणा लाखा है वो सेना लेकर उस नकली तारागढ़ दुर्ग की ओर बढ़ते हैं अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में। तब महाराणा लाखा आक्रमण का जैसे ही बिगुल बजाता है, उधर से खनखनाते हुए तीर चलते हैं और एक तीर महाराणा लाखा के घोड़े के लगता है और महाराणा लाखा नीचे गिर जाते हैं। सामने जब पता लगाया जाता है कि सामने तो दुर्ग खाली था, ये तो अपन केवल एक फॉर्मेलिटी कर रहे थे, मगर सामने से जब आवाज आती है और कुंभाहाड़ा की दहाड़ महाराणा लाखा को सुनाई देती है कि महाराणा लाखा, मैं आपकी सेना के अंदर एक सेवक हूं, इसलिए मैंने तीर केवल आपके घोड़े के लगाया है, वरना मैं खुद हाड़ा चौहान हूं और मैं चाहे ये दुर्ग नकली ही क्यों ना हो, मगर तारागढ़ है तो इसे बिना मेरी जान गंवाए, बिना मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग किए हुए आपको ये तारागढ़ नहीं जीतने दूंगा। तब युद्ध होता है और कुछ नाम मात्र के सैनिक ही उस युद्ध में शहीद होते हैं, लाखा के सैनिक भी मरते हैं और इस नकली तारागढ़ को लाखा जीत लेता है। मगर इस तरह का जो शौर्य है कि एक नकली दुर्ग के लिए भी अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो वीर, जो सैनिक है, ऐसे लोग आपको केवल राजस्थान के अंदर मिलेंगे। तो यही राजस्थान है, अपनी पहचान है, अपनी शान है, अपना मान है। तो नकली दुर्ग के लिए महाराणा लाखा को असली लड़ाई लड़नी पड़ी। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि नकली दुर्ग के लिए असली लड़ाई कहां हुई थी? तो नकली दुर्ग के लिए असली लड़ाई में लाखा ने युद्ध किया था और वीर गति को कौन प्राप्त हुआ था? कुंभाहाड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो नकली दुर्ग के लिए असली लड़ाई तारागढ़ बूंदी को लेकर हुई थी। तारागढ़ बूंदी को महलों का परिसर कहा जाता है। यहां पर स्थित सुख महल के अंदर अपने जो रुडयार्ड किपलिंग है, जो जंगल बुक के लेखक है, वो यहाँ पर ठहरे थे। छत्र महल, फूल महल, बादल महल यहाँ पर स्थित है, जो अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गर्भ गुंजन नामक एक तोप स्थित है और यही तारागढ़ जो बूंदी है। और एक तारागढ़ है जो अपने अजमेर के अंदर है, अजय मेरु दुर्ग गढ़ बेटली, जो अजमेर का निर्माण कराया था अजय राज चौहान ने। उसके बाद मेवाड़ के पृथ्वीराज ने अपने पत्नी ताराबाई के नाम पर यहाँ पर कुछ महल बनाकर इसका नाम क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। तारागढ़ ये बीटली पहाड़ी पर स्थित है। महाराणा लाखा के समय की जो एक और महत्वपूर्ण घटना होती है और उस घटना का जो नाम है वो इस तरह से है कि उसमें अपने मेवाड़ का शासक होता है लाखा। तत्कालीन समय के अंदर आप ऐसा समझिए कि राव सिंहा, ये राव सिंहा मारवाड़ किसे कहते हैं? मरु से मरुवाड़, मरुवाड़ से मारवाड़। तो इस मारवाड़ में राव सिंहा राठौड़ वंश की स्थापना करता है। राठौड़ वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। इस राव सिंहा का जो वंशज होता है उसका नाम है राव चूड़ा। कहीं कहीं आपको चुंडा शब्द भी मिलेगा, वरना ये राव चूड़ा है। इस राव चूड़ा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। तो राव चूड़ा ने किसको राजधानी बनाया? मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। अभी तक जोधपुर अस्तित्व में नहीं है। प्रतिहारों के राजस्थान के अंदर राजस्थान में दो राजधानियां, भीनमाल जालौर और मंडोर जोधपुर। प्रतिहार इंदा ने अपनी पुत्री का विवाह कराया चूड़ा से और इसे मंडोर दहेज में दे दिया और राव चूड़ा ने मंडोर को क्या बना दिया? अपनी राजधानी बना दिया।
अब ट्विस्ट आता है, और जो राव चूड़ा है, ये राव चूड़ा के पुत्र और पुत्रियों की अगर बात करें तो इनका जो पुत्र है उसका नाम है कान्हा, एक इनका जो पुत्र है उसका नाम है रणमल, और एक इनकी जो पुत्री है उसका नाम है हंसाबाई। हंसाबाई। रणमल बहुत योग्य होता है, बड़ा होता है, मगर अपनी रानी के प्रभाव में राव चूड़ा अपने अयोग्य पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी बना देता है। तो कान्हा को उत्तराधिकारी बनाता है राव चूड़ा। तो राव चूड़ा कान्हा को उत्तराधिकारी बना देता है। रणमल योग्य होता है और रणमल की बहन होती है हंसाबाई। इस समय अपने लाखा का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है कुंवर चूड़ा, और ये जो कुंवर चूड़ा है, ये कुंवर चूड़ा आने वाले समय में इसी से चुंडावत बनते हैं। तो जो कुंवर चूड़ा है इसको कहीं कहीं चुंडा भी कहा गया है। तो जो कुंवर चूड़ा है ये अपने मेवाड़ के लाखा का पुत्र है, यानी कि मेवाड़ का राजकुमार है। राजकुमार उसे कहा जाता था जो आने वाले समय में शासक बनता है। तो मेवाड़ का राजकुमार कुंवर चूड़ा, और राव सिंह मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा। जंगल बुक जो है जिसमें छोटा बच्चा जंगल में रहता है, शेरों, भालुओं, हाथियों के साथ में खेलता है, वही जंगल बुक इस राव सिंहा के जीवन पर आधारित है। तो राव सिंहा मारवाड़ का जो शासक है, ये जो राठौड़ वंश की स्थापना करता है, इसका वंशज राव चूड़ा मंडोर को अपनी राजधानी बनाता है। राव चूड़ा कान्हा को उत्तराधिकारी बना देता है। तब रणमल योजना बनाता है, और रणमल चाहता है कि हंसाबाई का विवाह है अगर इस कुंवर चूड़ा से करा दो मैं, तो लाखा मेरा बेजी बन जाएगा और मुझे लाखा मंडोर का शासक बनाने में सहायता करेगा। बहुत सारी किंवदंतियां है, इतिहास होता है, बहुत सारे पन्ने इतिहास के होते हैं। तो जो हंसाबाई है, इस हंसाबाई का विवाह है कुंवर चूड़ा से रणमल कराना चाहता है, और लाखा की सहायता से मंडोर का शासक बनना चाहता है। तो होता ऐसा है कि नाई जाके नाई नारियल ले जाता है रिश्तेदारी करने का। तो नाई हंसाबाई का नारियल लेके आते हैं, नाई जिन्हें अपन ख्वासी कहते हैं। तो नारियल किसके लिए ला रहे थे? कुंवर चूड़ा के लिए। आते हैं ख्वासी, और मेवाड़ महाराणा लाखा दरबार के अंदर आराम से मूंछों को ताव देते हुए बैठा था। 80 वर्ष की युवा अवस्था थी। 80 वर्ष का अगर राजा है तो उसे जवानी कहेंगे, अगर जो हाकम ने कोई दोस्त को नहीं। तो जो राणा है, ये लाखा है, इस लाखा राज दरबार में बैठा था, नारियल लेके आए। लाखा ने पूछा, अरे ख्वास जी क्या लाए हो? जो कि साहब हम मंडोर की राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता लेकर आए हैं, कुंवर चूड़ा के लिए लेकर आए हैं। मन में लाखा फुसफुसाया, अब हमारे लिए रिश्ते कहां आएंगे? ये बात कुंवर चूड़ा के मन में चुभी, और इसने कहा, पिताजी आप शादी क्यों नहीं कर सकते? तो जो दरबार था उस दरबार में लोग हंसे कि चूड़ा यार ऐसे कैसे कह रहा है। उस हंसी को भी इस कुंवर चूड़ा ने अपना आत्मसम्मान को ठेस मानना समझा, और इस कुंवर चूड़ा ने कहा कि पिताजी इस हंसाबाई का विवाह आपसे ही होगा। तो जो ख्वाजे थे उन सारे जनों ने, और इनके साथ में कुछ जो इनके साथ में जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, वो भी इस तरह का हिस्सा लेकर उनके साथ में आते हैं। तब सब जने ऐसे कहते हैं कि लाखा जी
कोई बात नहीं, आपका विवाह तो हम हंसाबाई से कर देंगे, मगर हमारी जो राजकुमारी है वो मंडोर की राजकुमारी है, और इनके जो पुत्र होगा उस पुत्र को शासक बनाना पड़ेगा आपको। तो कुंवर चूड़ा जो उस समय इस बात को सुनता है, तो कुंवर चूड़ा कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेवाड़ का जो शासक है वो आपकी हंसाबाई, जो आपकी राजकुमारी हंसाबाई है, उसका पुत्र ही बनेगा। ये आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो इस तरह की जो प्रतिज्ञा है देवव्रत भीष्म ने की थी। तो देवव्रत ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की थी, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन की भीषण प्रतिज्ञा की थी, इसलिए देवव्रत को भीष्म कहा गया। और उसी तरह की भीष्म प्रतिज्ञा कुंवर चूड़ा ने की थी, इसीलिए कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। मेवाड़ का भीष्म। तो मेवाड़ का जो भीष्म है वो किन्हें कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। तो मेवाड़ का भीष्म अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण कुंवर चूड़ा को कहा गया। अब हंसाबाई और लाखा का विवाह हो जाता है, और ये जो नारियल है ये इधर से यूं ट्रांसफर हो जाता है। और हंसाबाई और लाखा के जो पुत्र हैं उनका नाम है मोकल, और ये मोकल आने वाले समय में मेवाड़ के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। तो लाखा के बाद में मोकल शासक बनेंगे। अब यहां पर एक प्रभाव ये होता है कि जो कुंवर चूड़ा है, अब कुंवर चूड़ा बहुत ही योग्य व्यक्ति होता है। अब कुंवर चूड़ा की योग्यता के कारण इस कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का जो सबसे श्रेष्ठ ठिकाना है, मेवाड़ में कुल 16 ठिकाने थे, उन 16 ठिकानों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है उस सर्वश्रेष्ठ ठिकाने का नाम है सलूम्बर। और वर्तमान में सलूम्बर राजस्थान का एक जिला है। तो इस सलूम्बर का जो ठिकानेदार है वो बनाया जाता है। इस सलूम्बर का जो ठिकाना है वो किसको दिया जाता है? कुंवर चूड़ा को। तो कुंवर चूड़ा सलूम्बर का ठिकानेदार बनाया जाता है। अब इसके साथ में इनको पावर दी जाती है, क्योंकि यहां पर ये मोकल शासक बनेगा, ये कौन निर्धारित कर रहा है? कुंवर चूड़ा, कि मैं नहीं बनूंगा, हंसाबाई और लाखा के जो पुत्र है वो शासक बनेगा। तो यहीं से निर्धारण हो गया कि मेवाड़ का जो शासक है वो चुनने का काम सलूम्बर के ठिकानेदार करते थे। तो मेवाड़ के जो शासक है, मेवाड़ के शासक, इनकी जो तलवार बंधाई और इनका जो राज तिलक, ये काम कौन करते हैं? सलूम्बर के ठिकानेदार करते हैं। मेवाड़ के शासक की अनुपस्थिति में मेवाड़ के शासन की बागडोर भी कौन संभालते हैं? सलूम्बर के। सलूम्बर के ठिकानेदार जो कृष्ण सिंह जी चुंडावत है, उन्होंने उदय सिंह ने जब अपना उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप की जगह जगमाल को बना दिया, तब कृष्ण सिंह चुंडावत जी ने महाराणा प्रताप का राज तिलक किया था 24 फरवरी 1572 को गोगुंदा के अंदर। तो ये पावर किनको दिया गया है? सलूम्बर के ठिकानेदारों का। यही सलूम्बर के ठिकानेदार होते हैं, ये कमांडर ऑफ चीफ, यानी कि जो सेनापति है उसका काम भी ये करते हैं। और जो सेना का अग्रभाग हरावल होता है उसमें सबसे पहले जाकर दुश्मन की जो सबसे मजबूत सेना होती है उससे भिड़ने का काम भी कौन करते हैं? ये सलूम्बर के ठिकानेदार करते हैं। तो यही सलूम्बर के जो ठिकानेदार है वो चूड़ा के कारण ही आगे चुंडावत कहलाए। यही आगे क्या कहलाते हैं? चुंडावत कहलाते हैं। लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोकल अब क्या बनेगा? शासक बनेगा। देखो विद्वानों, आप कह सकते हो कि इस लाखा में मुझे क्या पढ़ाना था? एक लाइन मेरे को लिखानी थी कि लाखा है, उस लाखा के समय नकली दुर्ग के लिए ऐसी लड़ाई में लाखा ने तारागढ़ बूंदी को जीता।
एक लाइन लिखानी थी कि लाखा के समय 14वीं शताब्दी में पिच्चू नामक बंजारे ने पिच्चोला झील का निर्माण कराया। एक मेरे को जो लाखा है, इस लाखा की जो लाइन लिखानी थी और वो लिखानी थी कि महाराणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ में हुआ और इनके पुत्र मोकल आगे आने वाले समय के अंदर क्या बनते हैं, मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। एक लाइन मेरे को लिखानी थी कि लाखा के समय जावर सेक्टर में चांदी की खान निकली और फिर मेरे को सीधा किसको लिखना था, मोकल को लिखना था। पर विद्वानों, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिस कंपटीशन में लाखों लोग आपको मिलेंगे। 15 लाख 20 लाख ऐसे आवेदनों की संख्या हो गई है अपने राजस्थान के अंदर। अगर आपने आपकी सोच को बड़ा नहीं रखा, आपने विस्तृत रूप से अगर आपने तैयारी नहीं की, अगर आपने लिंकिंग मेथड से इन सारी चीजों को अगर आपने याद नहीं किया, तब आप सोच लेना कि उन लाखों जनों को नीचे दबा के ऊपर कुछ हजारों कुछ सैकड़ों में अगर आप अपना नंबर लाना चाहते हो तो उसके लिए इसी तरह की तैयारी की जरूरत है। मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने जो समझा है उसमें मैंने आपको थोड़ा सा विस्तृत समझाया है। क्यों? क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता करना होगा कि नए रोपे कहाँ है, कहाँ प्रस्तावित है। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस ज्योग्राफी पर्पज के अंदर आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो आपको तारागढ़, बूंदी, तारागढ़, अजमेर सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। पिछोला झील भी पढ़नी पड़ेगी, फतेह सागर झील भी पढ़नी पड़ेगी, रोप वे भी पढ़ने पड़ेंगे। तो मेरा एक निवेदन है कि लगातार मेरे साथ बने रहिए। मेरे हर एक वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, हिस्ट्री के भी मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर के भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स के स्टेटस के भी मिलेंगे। कुछ जो वीडियो है वो अब लगातार आपको मिलते रहेंगे। कुछ वीडियो है उनको आप देख के क्रमशः प्लेलिस्ट को पूरे वीडियो को देखिए, एक बार समझ ले लीजिए और फिर लगातार मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। विश्वास करिए, आपका सिलेक्शन ऐसे जो होता है ना, ये एक ज्ञान का अड्डा है। तो यहां पर 100% आपको वो ज्ञान मिलेगा जिससे आप अपने एग्जाम को बिल्कुल आसानी से क्लियर कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं कि आप में से बार बार फेल होने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, जिनको याद नहीं रहता, ऐसे बच्चे जिनके सब्जेक्ट ऐसे रहे हैं जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी से कोई कनेक्शन नहीं है, जो बच्चे एकदम फ्रेश है और अब पहली सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं कंपटीशन की, वे सब बच्चे मेरे से जुड़े। मैं कुछ ही दिनों में उनको उस कतार में खड़ा कर दूंगा जहां पर 2-2, 5-5 साल से जो बच्चे पढ़ के और जहां जिस लेवल पे पहुंचे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कुछ ही दिनों में मैं आपको उनसे भी आगे ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।